ठीक है सर, अब शुरू करते हैं। सर मुझे बोला गया सर बॉडी कॉर्पोरेट को ना याद करवा लें, आप ना इसको और अच्छे से बना लें। सर अच्छा सा बना लेते हैं, जैसे आप कहें सर, हम तो हैं ही आपके लिए, आपकी मदद के लिए। अब सर देखें, कंपनी की डेफिनेशन क्या थी? कंपनी को कहा गया कि भाईजान अब सुन ले सर, सुन ले, यहाँ पे सब ध्यान दे, सब छोड़ दो, सारे काम धंधे छोड़ दो, सब सब मुझे देखो। ठीक है सर, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने कंपनी की डेफिनेशन क्या बनाई? सबसे पहले तो ये बात सर, कंपनी लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने कंपनी की डेफिनेशन बताई, हर वो कारोबार जो कंपनी एक्ट 2017 के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के हिसाब से रजिस्टर हो, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के हिसाब से रजिस्टर हो, या कंपनी एक्ट 1913 के हिसाब से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, कंपनी लॉ ने कहा हर वो कारोबार जो कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से रजिस्टर हो, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 के हिसाब से रजिस्टर हो, या कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के हिसाब से रजिस्टर हो, या कंपनी एक्ट 1913 के हिसाब से रजिस्टर हो, उसको कंपनी लॉ ने कहा वो कंपनी है। ठीक है, अब सर लॉ ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताई। वैसे बॉडी कॉर्पोरेट को तसल्ली से सुन ले, तसल्ली से, सुकून से सुन ले, सुकून से सुनोगे सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। सर लॉ ने कहा बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर सर, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के अंदर कोई फर्क नहीं है, दोनों एक चीज है। लॉ ने बस बॉडी कॉर्पोरेट के लिए अलग सी डेफिनेशन दे दी, वैसे नॉर्मली इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनी है। लॉ ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दी कि भाईजान हर वो कंपनी, लॉ ने कहा हर वो कारोबार, हर वो कारोबार जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। हर वो कारोबार जो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में आता है, कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में आता है, ये क्या है सर? ये है डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ। डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ जो कि हम पढ़ के आए हैं ऊपर, सर ये है डेफिनेशन ऑफ कंपनी लॉ। सर हर वो कारोबार, हर वो एंटिटी, हर वो बिजनेस जो कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, कंपनी एक के हिसाब से रजिस्टर हो, कंपनी ऑर्डिनेंस 2016 के हिसाब से रजिस्टर हो, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के हिसाब से रजिस्टर हो, या कंपनीज एक 1913 के हिसाब से रजिस्टर हो, तो सर वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर दूसरी बात, ये हो गई पहली बात। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, सर हर वो कंपनी, हर वो कंपनी जो कि पाकिस्तान से बाहर बनी है, सर जैसे कि एप्पल, एप्पल कहाँ बनी है? एप्पल कंपनी है ना सर, बाहर बनी है। सर पाकिस्तान से बाहर बनी है, पाकिस्तान से बाहर बनी है मतलब किसी दूसरे कंट्री के लॉ के हिसाब से बनी होगी। अब अमेरिका में भी एक कंपनी लॉ होगा, सर क्या ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनी लॉ चल रहा है, क्या ये बाहर भी फॉलो होता होगा? नहीं सर, ये जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज एक्ट 2017 चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फॉलो होता है और कहीं पे नहीं फॉलो होता। सर यूके की अलग कंपनीज हैं, तो सर वहां पे अलग उनका फॉलो होता होगा। सर सैमसंग, सैमसंग किसी और कंट्री की कंपनी है, तो सर वो उन जो वहां पे बनी होगी, तो सर वो अपने लॉ के हिसाब से बनी होगी। तो सर जैसे हवावे चाइनीज कंपनी है, तो सर चाइनीज लॉ के हिसाब से बनी होगी। तो सर पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी पाकिस्तान लॉ के हिसाब से बनती हैं, तो वो इसमें आ जाती हैं। जो कंपनीज बाहर मुल्कों के लॉ के हिसाब से बनती हैं, वो इसमें आ जाती हैं। लॉ ने कहा जो कंपनी पाकिस्तान के हिसाब से बनी वो यहाँ आएगी, जो कंपनी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से बनी, मतलब पाकिस्तान के बाहर बनी, पाकिस्तान के बाहर बनी, सर वो यहाँ आएगी। लॉ ने कहा ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। ये क्या कंपनीज एक के हिसाब से बनी? नहीं सर, ये कंपनीज एक के हिसाब से कैसे बन सकती है, क्योंकि ये तो पाकिस्तान के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है भाईजान, तो लॉ ने इसको बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन छोटी है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बड़ी है। बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सर लॉ ने कहा कि भाईजान हर वो कारोबार, हर वो कारोबार, स्टेचू मतलब लॉ, स्टेचू मतलब लॉ, कि हर वो कारोबार, हर वो कारोबार, एंटिटी बोलो कारोबार बोलो, जिसको लॉ ने, एक एंटिटी है, सपोज करो एंटिटी ए, सर एंटिटी ए को लॉ ने, लॉ मतलब कौन सर?
लॉ मतलब जो सर नॉर्मली चलता है उसको सर इस कंपनी, इस कारोबार ए को, इस एंटिटी ए को अगर कंपनी बोला गया, इसको कंपनी बोला गया, तो ये बन जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। क्या ये एंटिटी ए किसी और कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड थी? नहीं सर, नहीं थी रजिस्टर, लेकिन इसको कहा गया कि तू रजिस्टर हो जाना, तू रजिस्टर हो जाना। तो सर इसको क्या बोला जाएगा? इसको जब ये बनी थी क्या सर ये कंपनी लॉ में, इसको सर सुन लें क्वेश्चन बाद में कर लेना, सुन लें, मेरा अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुन लें। ये बात बिल्कुल पसंद नहीं, लेक्चर चल रहा होता है, तुम लोग मैसेजेस पे मैसेज करते हो, सुन लोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना यार। सर एक कारोबार, एक एंटिटी ए है जिसको लॉ ने क्या किया, एक एंटिटी है जिसको लॉ ने क्या किया सर, जिसको आवाज सबको सही आ रही है? सब लोगों को आवाज सही आ रही है? बताओ मुझे, आवाज सब लोगों को बिल्कुल सही आ रही है? अलीना बेटा तुम्हारे उसके अंदर इंटरनेट के अंदर मसला होगा, सबको आवाज सही आ रही है। सर एक कंपनी है, एक अब सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, ठीक है, मैं समझ गया आवाज सही जा रही है। अब यहाँ पे सुन लो सर, एक एंटिटी है, उसका नाम है एंटिटी ए। सर उसको लॉ ने क्या कहा, उसको लॉ ने कंपनी करार दे दिया, उसको अपने लॉ सर लॉ बनाने वाले कौन? कंपनी एक को किसने बनाया सर? लॉ मेकर ने। कंपनी एक को किसने बनाया सर? लॉ मेकर ने। तो सर लॉ मेकर ने, जिसने लॉ बनाया है, जिसने कानून बनाया है, अगर वो कह दे कि यार, वो कह दे किसी भी कानून के तहत कि भाई ये कंपनी है, ये कंपनी है, तो सर अगर जिसने कानून बनाया है, जो हमारे घर को चलाता है सर, लेट सपोज एक हमारा घर है जिसके अंदर, घर के अंदर, हर घर के अंदर एक बड़ा होता है जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन पे पूरा घर चलता है। अगर उसने कोई बात कह दी तो हम सबको माननी पड़ेगी ना, फिर भले वो लॉ हो या ना हो। लेकिन सर यहाँ पे कहा गया कि जिसने कानून बनाया है सर, उसने किसी भी कानून के तहत, किसी भी स्टेचू मतलब कानून के तहत अगर इस एंटिटी ए को कंपनी करार दे दिया तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर दो बातें नहीं आएंगी, इसके अंदर दो बातें नहीं आएंगी, बट डज नॉट इंक्लूड। इसके अंदर, किसके अंदर सर? इसके अंदर दो बातें नहीं आएंगी। कौन सी दो बातें नहीं आएंगी सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है सर? मेमन कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखी होगी, कहाँ पे है सर ये? सर टेक्निकल कॉलेज के बराबर में। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होती क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी बता रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये होती है सर, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ना ये बनी हुई टेक्निकल कॉलेज के बराबर में, कुछ लोग क्या करते हैं कि एक सोसाइटी बना लेते हैं आपस में, जैसे कि लेट सपोज 10 घर हैं, 10 घरों ने क्या किया, मिलके ना एक सोसाइटी बना दी कि भाई ये हमारा मोहल्ला है। अब उसके अंदर ना उन्होंने एक दुकान सेटअप कर लिया कि अब ये जो 10 घर होंगे, ग्रोसरी का दुकान है, अब इसके अंदर ना तुम लोग क्या करोगे, इसके अंदर ना चीजें खरीदोगे। अब सर सब लोगों ने क्या किया, दुकान सेटअप करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। लेट सपोज 10 लाख सबने कंट्रीब्यूट किया, 10 घर ने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया, तो 1 करोड़ हो गया। एक बड़ा सा शॉप खुल गया। अब सर उन सब घरों को फायदा क्या होगा? उन सब घरों को क्या प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उन सब घरों को फायदा ये होगा दुकान बनाने का, 10 घरों को। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बता रहा हूँ, वो सोसाइटी मिलके काम करती है सोसाइटी की बेनिफिट के लिए। उन सबको फायदा ये होगा भाईजान कि वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसके अंदर जो दुकान खुला हुआ है जिसमें सबका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सब ऑनर्स हैं, तो सर होगा क्या कि उस, वो जो दुकान होगा वो क्या करेगा, बाहर से चीजें खरीदेगा, और बाहर से जो चीजें खरीदेगा ना वो सस्ती। सर अब सर सुने, अब ये मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर। कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे ना 10 घर हैं, 10 घरों ने ना सबने मिलके ना कंट्रीब्यूशन किया, एक एक मोहल्ला है, उसके अंदर 10 घर हैं, 10 बेंगलोज है, सबने ना कंट्रीब्यूट किया, सबने कंट्रीब्यूट किया, सबने 10 लाख रुपए दिए, तो ये कोई हो गए 1 करोड़। उन्होंने ना 1 करोड़ की कोई दुकान बना दी ग्रोसरी की। अब सब उनको बोला गया कि इस ग्रोसरी की दुकान से ना सब लोग क्या करेंगे, बाकी तो खरीदे ही खरीदे, बाकी जो इस मोहल्ले के अलावा बाहर हैं वो भी अगर कोई खरीदना चाहे तो भले खरीदे, लेकिन उनको प्रॉफिट रख के दिया जाएगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन उनके हिसाब से ऐसे दिया जाएगा। जैसे अगर उस ग्रोसरी की दुकान ने कोई 100 रुपए की किलो दाल खरीदी, ठीक है ना, तो अगर
₹100 की कोई किलो दाल खरीदी तो सर कोई बाहर वाला खरीदने आएगा तो उसको 120 में सेल करेगा। वो ₹100 की दाल प्लस सर ₹20 का प्रॉफिट, तो 120 का किलो सेल करेगा। लेकिन अगर कोई मोहल्ले वाला क्या करेगा, कोई मोहल्ले वाला सर खरीदेगा तो सर उसको कॉस्ट में ही देगा, उस पर कोई प्रॉफिट नहीं रखेगा, ठीक है ना। और सर बाहर से कोई अगर सेल करके प्रॉफिट होता है तो उसके बेनिफिट्स भी किसको मिलेंगे, सर इन मोहल्ले वालों को। मोहल्ले वालों को कैसे मिलेंगे सर, और कॉस्ट कम करके सेल किया जाएगा। जैसे अगर बाहर भी तो वो सेल करता होगा ना, वो ग्रोसरी का दुकान, तो सर उसमें से भी बाहर भी सेल करता होगा, उसमें से भी कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो सर फिर क्या होगा, कॉस्ट से लेस करके उन मोहल्ले वालों को बेनिफिट दिया जाएगा। तो सर इसी तरीके से ना कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। तो हॉस्पिटल भी इसी तरीके से बनते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, सबको सोसाइटी के अंदर बनता है जो सर फैसिलिटेट किया जाता है। तो सर अगर मैं बात करूं तो वैसे ही ना मेमन सोसाइटी जो है ना, जो कि मेमन सोसाइटी बनी हुई है, उसी के अंदर भी ये चीजें हैं। तो सर जो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है वो भी सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, सोसाइटी एक्ट की तहत रजिस्टर्ड होती है, सोसाइटी एक्ट की तहत रजिस्टर होती है। अगर कोई सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि किसी सोसाइटी तहत की तरफ रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से रजिस्टर्ड है, तो सर वो कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, वो कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। सर दूसरी बात, क्यों नहीं हो सकती सर, क्योंकि सर वो ऐसा कारोबार है जो कि ऑलरेडी किसी कोऑपरेटिव किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। तो उसको कंपनी लॉ में रजिस्टर क्यों कर रहे हो, उसको कंपनी लॉ में क्यों रजिस्टर कर रहे हो, वो ऑलरेडी किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, वो ऑलरेडी एक रिकॉग्नाइज कारोबार है, तो उसको मैं किसी कंपनी लॉ में क्यों रजिस्टर करूं, उसको बॉडी कॉर्पोरेट क्यों कहलाऊं। सर एक ऐसा कारोबार, सुन लें सर, सबके क्वेश्चन सुनूंगा। सर एक ऐसा कारोबार जो एक ऐसी कोई कंपनी है, एक ऐसा कोई बिजनेस है, या एक ऐसी कोई एंटिटी है, एक ऐसा कोई बिजनेस है या एक ऐसी कोई एंटिटी है। लेट सपोज सर एक ऐसी बिजनेस है, एक कोई ऐसा एंटिटी है जो कोई किसी भी लॉ के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, जो ना कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है, ना कंपनी एक में रजिस्टर है। कंपनी लॉ बोले तो कंपनी एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस सर 2016, सर कंपनी एक्ट 2017, जो ना इसमें रजिस्टर्ड है ना इसमें रजिस्टर्ड है। लेट सपोज सर प्राइम प्राइम कर देते हैं। प्राइम एक कारोबार है, PRIME। हमारा हमारा काम क्या है सर, हम टिश्यू पेपर बनाते हैं, प्राइम टिश्यू पेपर बनाता है। वो ना इसके साथ कारोबार है, जस्ट कारोबार है, ना इसके अंदर रजिस्टर्ड है, पर फेडरल गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है, उसने 6 महीनों के लिए या 6 मंथ के लिए या 2 महीनों के लिए या 1 साल के लिए, एक छोटे से वक्त के लिए, फॉर द टाइम बिंग एक नोटिफिकेशन निकाला और उसने कहा ये जो प्राइम है ना, ये कंपनी है। इसने कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक बिजनेस जैसे प्राइम एक बिजनेस है, ये प्राइम सर टिश्यू पेपर का काम करता है, ये ना कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है ना कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। कंपनी लॉ बोले तो कंपनी एक्ट 2017, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, कंपनी ऑर्डिनेंस 2016, और सर कंपनी एक्ट 1913। ये प्राइम किसी में रजिस्टर्ड नहीं है। इसको सर फेडरल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने कहा, फेडरल गवर्नमेंट, नॉट प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, जैसे अभी इमरान खान की फेडरल गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है ना सर, वफाकी हुकूमत, उसके किसी मिनिस्टर ने कहा कि ये प्राइम क्या है, कंपनी है। और कितने वक्त के लिए कहा सर, फॉर द टाइम बिंग, सर कुछ अरसे के लिए, या तो 1 साल के लिए या 6 महीने या 2 महीने या 3 महीने या 2.5 महीने या 10 दिन, तो सर वो कभी भी कंपनी नहीं हो सकती, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती। कुछ अरसे के लिए जिसको कंपनी कहा जाए वो कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं हो सकती, कंपनी नहीं हो सकती। ठीक है सर, अब बताएं क्या क्या क्वेश्चन है आप लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्पोरेट एंटिटी भी कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट रीड, अभी तक ये थर्ड पॉइंट ही तो रीड किया बेटा इतनी देर से, और कितना रीड करूं, बाद में बता दूंगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं।
कोई क्वेश्चन हो तो बता दें या कॉपी कर लें सर, कॉपी कर लें, मैं एक दफा रीड कर लेता हूं, कॉपी कर लें। मैं रीड कर लेता हूं, तसल्ली से सुने, मैं रीड कर लेता हूं। सर सबसे पहले मैंने लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट, उसके बाद मैंने लिखा है कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ, उसके बाद मैंने लिखा है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, उसके बाद मैंने लिखा है बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर रिलेवेंट स्टेच्यू, उसके बाद मैंने लिखा है डज नॉट इंक्लूड, उसके लेफ्ट साइड पे लिखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, और ये वाली पॉइंट बुक से उठा लेना। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने बोला तो भाईजान कि कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में कोई फर्क नहीं है, डेफिनेशन अलग है। आप कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट को कंपनी कह सकते हो। इसका सबूत ये डेफिनेशन की पहली पॉइंट ये है ना। अब आ जाओ, अब आ जाओ, हैंडआउट पे आ जाओ, हैंडआउट पे आ जाओ। ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ये डेफिनेशन। अब अब आ जाओ। अब ना मैं तुम्हें एक मजेदार बात बताता हूँ, बड़ी बड़ी आला किस्म की बात बताता हूँ, बड़ी वीआईपी बात बताता हूँ, आ जाओ। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट, एक, सबने कॉपी कर लिया, सबने कॉपी कर लिया मेरे। चलें सर, अब एक नया कॉन्सेप्ट देता हूं मैं आप लोगों को। सर कंपनी के टाइप्स कितने हैं भाईजान? कंपनी यहाँ यहाँ सब सब छोड़ो, सब छोड़ो, तफरियां हो गई, अब सब आ जाओ यहाँ पे बोर्ड पे देखो। सर कंपनीज के टाइप कितने हैं सर? टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के टाइप सर, दो टाइप्स हैं कंपनी के। सर दो टाइप्स हैं कंपनी के। सर प्राइवेट कंपनी, सर पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कंपनी के कितने टाइप्स हैं? दो। मेरे साथ साथ बोलो, कितने टाइप्स हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। सर मजे की बात, सबसे पहले ना मैं आपको ना डेफिनेशन बताऊंगा किसकी? पब्लिक कंपनी की। सर पब्लिक कंपनी की ना मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पूछो मुझसे, सर पब्लिक डेफिनेशन की, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है सर? मुझसे पूछे सर क्या है? सर पब्लिक, आ जाओ आ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताता हूं कब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है। सर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन ये है कि सर, अब देखना कितनी कितनी बड़ी मुश्किल डेफिनेशन है सर, कितनी बड़ी मुश्किल डेफिनेशन। आराम से सुनना सर, तुम लोगों को ना ये याद ही नहीं होगी। अ कंपनी, अ कंपनी, अ कंपनी which is not a
private company, a company which is not a private company is a public company. कितनी प्यारी डेफिनेशन है, अब देखो तो सही कितनी प्यारी, कंपनी लॉ ने पब्लिक कंपनी की कितनी प्यारी डेफिनेशन बताई. अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी. कितनी प्यारी डेफिनेशन बताई सर, इतनी प्यारी डेफिनेशन बताई. वो पब्लिक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, हर वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, सारी कंपनीज जो प्राइवेट नहीं है, बिल्कुल सर बिल्कुल, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. अब सर इस पब्लिक कंपनी को जानने के लिए मुझे किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए सर, इस चीज की, सर इस चीज की ना मुझे नॉलेज होनी चाहिए. कितनी प्यारी डेफिनेशन है, हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है. तो सर लॉ ने कहा तो प्राइवेट कंपनी क्या है, तो लॉ ने कहा प्राइवेट कंपनी क्या है, लॉ ने कहा भाईजान प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जिसको अपने नेम के आखिर में, जिसको अपने नेम के लास्ट में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, जिसको, ये मैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता रहा हूं, जिसको अपने नेम के आखिर में वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना है, जिसके कम से कम, जिसके कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसके कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए सर, जिसको, जिसके अंदर ये तीन उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई गई हैं, ये तीन बातें उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं. रिस्ट्रिक्शन मतलब उनके ऊपर ये सख्तियां की गई हैं कि भाईजान तुम ये नहीं कर सकते, तुमने प्राइवेट कंपनी खोल के गलती कर दी, तुम्हें पब्लिक कंपनी खोलनी चाहिए थी, तुम्हें पूरी पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहिए था, तुम लोगों ने आपस में ही खेल लिया, तुमने आपस में ही कारोबार बना लिया, तुम अब आपस में खेलते रहोगे, आपस में इन्वेस्टमेंट करते रहोगे. तुम अगर पब्लिक को इन्वॉल्व करते तो सारी आवाम, पूरा मुल्क इन्वेस्टमेंट करता, तो पूरे. तो सर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस को हटाते हैं, अब डायरेक्ट आ जाते हैं कंपनी पे. भाईजान कंपनी क्या है, कंपनी इज सर लीगल पर्सन, कंपनी इज अ लीगल पर्सन व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, और दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. ठीक है ना, इसका एमसीक्यूज भी बता दिया था मैंने. ठीक है ना, खुद से पढ़ते जाओ और एमसीक्यूज बनाते जाओ, सोचो, खुद से सोचो, अगर खुद से सोचोगे ना तो एमसीक्यूज मिस नहीं होगा आपसे. सर अ कंपनी रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड द शेयर होल्डर्स आर इट्स ओनर. उसके बाद हमने पढ़ा था एनी लीगल पर्सन, कंपनी या हो या इंडिविजुअल हो, कैन ऑन शेयर्स इन अ कंपनी, इट हैज सिमिलर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एज टू दोज ऑफ ऑर्डिनरी इंडिविजुअल. उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, मेरे साथ साथ बोलते जाओ. सेपरेट लीगल एंटिटी की कितनी बातें सर, सेपरेट लीगल एंटिटी की 6 बातें. ठीक है, 7 बातें कर लेते हैं. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. सर अगर कंपनी इज आर्टिफिशियल की जगह मैं क्या लगा दूं, अ कंपनी इज अ सर लीगल पर्सन. हमाद बेटा कैमरा बंद कर दे, देख लिया हमने तुझे. सर अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. ठीक है, उसके बाद सर अगर मैंने क्या बोला, अगर मैं इस आर्टिफिशियल की जगह कौन सा वर्ड लगा लूं, आर्टिफिशियल की जगह कौन सा वर्ड लगा लूं सर, आर्टिफिशियल की जगह अगर मैं लगा लूं लीगल पर्सन, तो ये क्या बन जाएगा सर, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी. तो इस तरीके से आपका जो बंदा है, आपका जो वो एग्जामिनर सर, वो इस तरीके से आपके साथ खेल सकता है. ठीक है ना, तो सर अब कर लो चेट, आ जाओ. ठीक है ना सर, अ कंपनी कैन एंटर इनटू द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट विद अदर पर्सन. कंपनी जो होती है हर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट कर सकती है. ठीक है ना, इंडिविजुअल के साथ भी कर सकती है, कंपनीज के साथ भी कर सकती है. कंपनी लायबल फॉर इट डेट वेयर इज इट्स शेयर होल्डर्स और नॉट. कंपनी अपने कर्जों की खुद जिम्मेदार है, उसके शेयर होल्डर नहीं है. कंपनी इज लीगल ऑनर ऑफ इट्स ओन एसेट. कंपनी अपने एसेट की खुद मालिक है. इफ अ कंपनी इज ओड मनी द डेटर ओज द मनी टू कंपनी नॉट इट्स ओनर. अगर कंपनी ने किसी को कर्जा दिया तो कंपनी खुद रिसीव करेगी, वो डेटर कंपनी का होगा, उसके ऑनर का नहीं होगा. ऑनर बोले तो शेयर होल्डर मेंबर. ठीक है ना सर, उसके बाद
कंपनी लायबल टू पे टेक्स ऑन इट्स इनकम या प्रॉफिट्स, कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स देने की खुद जिम्मेदार है, ठीक है सर। कंपनी इटसेल्फ इज लायबल फॉर एनी ब्रीचेस ऑफ लॉ, कंपनी अपने अगर उसने लॉ ब्रीच किया तो उसकी खुद जिम्मेदार होगी। फिर सर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गए थे लिमिटेड लायबिलिटी पे। सर हम आ गए थे लिमिटेड लायबिलिटी पे, जी कोई क्वेश्चन है? सर आ जाते हैं, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पे हम आ गए थे, इफ अ कंपनी इज अनेबल टू पे डेट इट विल बी फोर्स इनटू लिक्विडेशन, it will be forced into liquidation. The asset of the company will then be used to pay some of its unpaid liabilities. However, shareholders, owner of the company will not be required to personally pay the remaining unpaid debts of the company. Shareholder will lose what they have invested, but will not required to pay anymore. Shareholder owner's liability for the debts of the company limited to amount of their investment. जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर पेपर की रात तक रीड करते रहोगे तो 100% याद हो जाएगा, रट्टा लगाने की फिर जरूरत ही नहीं है। जिस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ उसी तरीके से करें। सर अगर एक कंपनी जो अपने कर्जे नहीं दे पा रही तो उसको बंद किया जाएगा, ठीक है, तो फिर सर उसके एसेट जो होंगे उसको यूज किया जाएगा लायबिलिटीज पूरा करने के लिए। अगर उसके बाद भी कोई लायबिलिटी बच जाती है तो शेयर होल्डर्स ओनर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है कंपनी के लायबिलिटीज देने के लिए। शेयर होल्डर सिर्फ और सिर्फ उसको क्या नुकसान होगा, जो उसने इन्वेस्टमेंट की होगी, जो उसने शेयर परचेज किया होगा, सर वो उस बेचारे का चला जाएगा, वो उसको नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड है उसकी अमाउंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है ना, जितनी इसने इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ उसको उतने पैसे देने। सर उसके बाद पढ़ा था हमने प्राइवेट कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन देयर नेम, ठीक है ना, प्राइवेट कंपनी को वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना है। उसके बाद हमने पढ़ा था पब्लिक कंपनी आर रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड लिमिटेड इन देयर नेम, और पब्लिक कंपनी का काम है कि भाईजान वो वर्ड लिमिटेड लगाए, ठीक है ना। तो प्राइवेट और पब्लिक में क्या फर्क है सर? वर्ड प्राइवेट कंपनी, अगर आपसे एग्जामिनर पूछे एमसीक्यूज दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी इन केस ऑफ नेम, इन केस ऑफ नेम, ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कि भाईजान प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के दरमियान अगर मैं सिर्फ नेम के हिसाब से डिफरेंस देखूं, सिर्फ और सिर्फ नेम के हिसाब से डिफरेंस देखूं, तो पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क है? तो आप बोलोगे सर पब्लिक कंपनी वर्ड लिमिटेड लगाती है और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लगाती है। जैसे कि उसका नाम आ गया, प्राइवेट कंपनी का नाम आ गया और उसके पीछे आ गया सर प्राइवेट लिमिटेड, एसपीजी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। उसके बाद सर जो पब्लिक कंपनी होगी वो लिमिटेड लगाएगी, जैसे कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड नॉट प्राइवेट, सॉरी सर। हेस्को जो है वो जो भी है हेस्को बिजली वाली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वाली कंपनी है सर, ये कौन सी कंपनी है सर? ये लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, पब्लिक कंपनी है। अब सर आ जाते हैं वर्ड लिमिटेड इन द नेम। अब कहीं भी आप सिर्फ लिमिटेड देखो तो समझ जाना ये पब्लिक कंपनी है, अगर आप कहीं भी देखो प्राइवेट लिमिटेड तो समझ जाना ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सर वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी ड्रॉज द फैक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी टू अटेंशन ऑफ एनीवन डीलिंग विद इट। सर फिर डायरेक्टर्स आर नॉट पर्सनली लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड दैट दे एक्ट विद इन देयर पावर्स इन अकॉर्डेंस विद लॉ। डायरेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सर वो घर से लाके कंपनी के कर्जे पे करें। हाँ, कंडीशन ये है कि जो उसकी पावर्स हैं वो सर उसके हिसाब से एक्ट करे, आगे किसी और चीज की वजह से एक्ट ना करे, ठीक है सर। लिमिटेड लायबिलिटी का प्राइवेट से क्या ताल्लुक बेटा? फिलहाल मैं कंपनी समझा रहा हूँ, लिमिटेड कंपनी के लिए लिमिटेड लायबिलिटी है। अब कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि सर प्राइवेट का क्या ताल्लुक, अगर मैंने कहा है कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, अब कंपनी लिमिटेड हो या पब्लिक हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेट की भी क्या प्राइवेट कंपनी नहीं होती? बिल्कुल कंपनी होती है। तो क्या पब्लिक कंपनी नहीं होती? बिल्कुल कंपनी होती है। दोनों कंपनी है मतलब दोनों की लायबिलिटीज लिमिटेड होंगी, ठीक है। और दूसरी बात, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, लायबिलिटी लिमिटेड किसकी होती है? उसके ऑनर्स की, उसके ऑनर्स की, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे सर, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। सर हमने ये पढ़ा था, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी टू अनदर पर्सन दैट इज कंपनी इंडिविजुअल। एक शेयर होल्डर कौन हो सकता है? शेयर होल्डर सर मेरा कंपनी भी हो सकता है और सर शेयर होल्डर मेरा इंडिविजुअल बंदा भी हो सकता है। सर एक शेयर होल्डर, एक बंदा, एक नॉर्मल बंदा या एक कंपनी, दोनों अपने शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। किसको ट्रांसफर कर सकते हैं?
अनदर पर्सन को। अनदर पर्सन कौन सर? लीगल पर्सन। ठीक है, शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स इन द ओनरशिप ऑफ कंपनी टू अनदर लीगल पर्सन। ठीक है ना, कौन होगा लीगल पर्सन? सर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अगर उसने शेयर परचेज किए हुए हैं, लेट सपोज सर, लेट सपोज उबर ने करीम के शेयर परचेज किए हुए हैं, तो अब सर उबर कौन बन गई? करीम की शेयर होल्डर। क्या सर उबर किसी और कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है सर। उबर किसी कंपनी को, उबर बाइकिया को ट्रांसफर नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। सेल कर सकती है, गिफ्ट कर सकती है सर, इस तरीके से उनको ट्रांसफर कर सकती है। तो फिर कंपनी कंपनी को भी ट्रांसफर कर सकती है, कंपनी किसी इंडिविजुअल को भी कर सकती है, और एक इंडिविजुअल भी दूसरी कंपनी को कर सकता है, और इंडिविजुअल इंडिविजुअल को भी कर सकता है। हर लीगल, आसान अल्फाज में, एक लीगल पर्सन दूसरे लीगल पर्सन को शेयर ट्रांसफर कर सकता है। लीगल पर्सन के अंदर दोनों आ गए, शेयर होल्डर भी, अपना कंपनी भी आ गई, इंडिविजुअल भी आ गई। ठीक है, अब सर उसके बाद हमने पढ़ा था कि मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या है। सर मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं सर, अरे सर, अरे तो सर फिर ब्रीचेस ऑफ लॉ भी तो ऑनर पर होने चाहिए ना यार। ये तुम्हारी बात मैं कंपनीज एक्ट वालों से बात करूंगा और उनको बोलूंगा ब्रीचेस ऑफ लॉ ऑनर पे करो। यार क्यों ऑनर पे होगा? एक बात बताओ मुझे, मुझे एक बात बताओ, ऑनर कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर। तुम थोड़ा सा सोचो, ऑनर कौन है कंपनी का? सर शेयर होल्डर। अब ऑनर कौन है सर कंपनी का? शेयर होल्डर। सर अब मुझे एक बात बताओ कि क्या क्या कंपनी को चला कौन रहा है? सर कंपनी को चला रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर जो ऑनर है उस बेचारे को क्यों सजा दी जाए, उस बेचारे को क्यों सजा दी जाए जबकि वो उसका कंपनी में इंटरफेयर ही नहीं है? भाईजान मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, ठीक है ना, मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, मुझे क्यों सजा मिले जबकि मेरी तो उस बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। अब बिजनेस ने लॉ तोड़ा, कंपनी ने लॉ तोड़ा, तो भाईजान उस कंपनी को तुम पकड़ो ना, उस कंपनी का कसूर होगा ना, मेरा तो ही कसूर होगा। जबकि मैंने कंपनी को एक बंदा बना दिया, एक लीगल स्टेटस दे दिया, एक इंसान जैसी उसकी स्टेटस है, बस वो नेचुरल पर्सन नहीं है, तो अब वो खुद कसूरवार होगा ना यार। ठीक है, अब आ जाते हैं सर मोड्स ऑफ ट्रांसफर। चार है सर, सेल, गिफ्ट, इनहेरिटेंस, पुटिंग देम इनटू ट्रस्ट। उसके बाद सर सेल हो सकता है, शेयर गिफ्ट हो सकता है, इनहेरिटेंस होता है, पुटिंग इनटू ट्रस्ट। ये मैंने आपको बता दिया था सर। जैसे ही शेयर ट्रांसफर होगा तो उसके साथ साथ राइट्स जो होंगे शेयर के साथ साथ वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। राइट्स कितने होते हैं सर? राइट टू रिसीव डिविडेंड, उसके साथ साथ राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। भाईजान जब आप किसी कंपनी के ऑनर हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। यार अगर इतना ही पता होता तो फिर सोल ट्रेडर बन जाओ ना, कंपनी के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? ये लॉ ने रखा हुआ है ना। ठीक है ना। अब सर आगे आते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, जिसने कसूर किया वो सब लायबल होंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर डज नॉट इफेक्ट द लीगल स्टेटस ऑफ और एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। शेयर ट्रांसफर होते रहेंगे, कंपनी के लीगल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं रहेगा। सर कंपनी has continued even its owners have changed. This is called perpetual succession और perpetual existence. कंपनी चलती रहेगी जैसे चलती है, शेयर ट्रांसफर हो तो हो, उससे कंपनी के लीगल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे नहीं, इसका एक और एग्जांपल दे दूं। लेट सपोज मेरी कंपनी है, सीमेंट बनाती है, मेरी कंपनी है सीमेंट, सीमेंट नहीं बनाती, लेट सपोज मेरी कंपनी जो है ना क्या करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है, मेरी कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। मैंने क्या किया, लकी सीमेंट वालों से, मैंने लकी सीमेंट वालों से एक ऑर्डर किया कि यार मुझे ना 100 बोरियां सीमेंट की चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मेरी कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जिसका नाम है एबीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब सर मैंने क्या किया, मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं, सपोज करो मेरे शेयर होल्डर्स हैं ए बी सी, मेरे 3 शेयर होल्डर्स हैं ए बी सी। ठीक है, अब सर हुआ क्या, मेरी कंपनी ने लकी सीमेंट को कहा कि मुझे ना 100 बोरियां सीमेंट की चाहिए। कितनी बोरियां? 100 बोरियां। अब हुआ क्या, ये ऑर्डर हो गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, दोनों पार्टीज ने साइन कर लिया, हाँ भाई ठीक है। अब हुआ क्या, ये एक बात चल रही है ना। अब हुआ क्या, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, अपना एबीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जिसमें मैं काम कर रहा हूं, इसके कितने शेयर होल्डर हैं? 3 एबीसी। सर तीनों शेयर होल्डर ने क्या किया,
अपने शेयर्स बेच दिए। तीनों शेयर होल्डर ने क्या किया, अपने शेयर बेच दिए। किसको बेच दिए? लेट सपोज तीनों शेयर होल्डर ने, एबीसी ने अपने शेयर जेड को बेच दिए, सारे शेयर जेड को बेच दिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, शेयर बेच दिए एबीसी वालों ने, किसको? जेड को। अब क्या ये अब क्या मैं ये बोलूंगा, लकी सीमेंट ने क्या किया, 100 बोरियां मुझे भिजवा दी और मुझे बोला चल बेटा पैसे दे। मैंने बोला लकी सीमेंट वालों को, नहीं यार, अब जो पहले जो ये ऑनरशिप थी ना एबीसी वालों की थी, अब ऑनरशिप जेड वालों की है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट एबीसी वालों ने किया था, तो अब जो है ना इसका ऑनर जेड है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। क्या ये होगा? नहीं सर, नहीं होगा। इस तरीके से जैसे कंपनी चल रही थी, जैसे उसके कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, जो जो उसकी कमिटमेंट चल रही थी, जो जो उसका बिजनेस चल रहा था, वो जैसे चलता है चलता रहेगा। ऑनर्स चेंज होते जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रोज 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 शेयर होल्डर्स एक दूसरे को शेयर परचेज करते हैं, एक दूसरे से शेयर अपना सेल करते हैं, एक दूसरे को शेयर सेल करते हैं, एक दूसरे को शेयर परचेज करते हैं। रोज रोज सर ये होता रहता है। गारमेंट्स की जेड लायबल होगा? आप सर गारमेंट्स की जेड लायबल क्यों होगा? चलें आगे बढ़ते हैं सर। सर अब एक नया टॉपिक पढ़ाता हूं मैं आपको, उससे पहले ना कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी कर लेते हैं। सारे आ जाएं, एक हमने ऐसा छोड़ दिया था, यहाँ पे आ जाएं। अब ये ना आपको समझ में आ जाएगा। सेपरेटली कंपनी बनाने के नुकसानात क्या हैं, कंपनी बनाने के नुकसानात क्या हैं, कंपनी बनाने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं। सर कंपनी को तुम लोगों ने, लॉ वालों ने कहा, कंपनी को हमने सेपरेट लीगल एंटिटी बना तो दिया, लेकिन कंपनी बनाने से क्या होगा सर? कंपनी बनाने से ये तीन बातें होंगी। कंपनी बनाने से तीन बातें होंगी। एक तो सर ऑनर्स के लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। एक तो सर शेयर होल्डर्स के, जो कंपनी के ऑनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी, जो कि किसी और कारोबार में ऐसा नहीं है। उसके बाद सर जिस जिस ऑनर का पैसा लगा हुआ है सर, उसके पास अपने, उसका पैसा तो लगा हुआ है लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है बेचारे का। सोल ट्रेडर के कारोबार में उसका कंट्रोल है, पार्टनरशिप के कारोबार में उसका कंट्रोल है, तो उस बेचारे का, ऑनर का कंट्रोल नहीं है कारोबार के अंदर। तो सर सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल। मेरा पैसा लगा हुआ है लेकिन मेरा अपने पैसों पे कंट्रोल नहीं है, तो सर ये कंपनी की खराब बात है। सबसे पहली बात क्या? ऑनर की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। दूसरी बात क्या क्या सर? सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंट्रोल। पैसे मेरे लगे हुए हैं, कंट्रोल कोई और कर रहा है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कंपनी इज मैनेज बाय डायरेक्टर्स हु आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर ऑनर नहीं होते। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी की ऑनरशिप चेंज होती रहेगी, पता ही नहीं होगा कंपनी का ऑनर कौन है। कभी किसी के पास शेयर होगा, कभी किसी ने किसी को ट्रांसफर कर दिया, कभी किसी ने किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ऑनरशिप चेंज होती रहेगी, पता ही नहीं होगा हमें। ठीक है। दूसरी बात, कंपनी ताहयात चलेगी जब तक उसको हम खुद से बंद ना करें। परपीचुअल सक्सेशन, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो लीगल पर्सन है जो मरेगा ही नहीं। वो कब मरेगा? जिस, अगर हम उसको खुद मारें, अगर हम उसका खून करें, तब वो मरेगी, वरना तब तक वो नहीं मरेगी। ठीक है ना? तो सर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल पर्सनालिटी कितनी बातें? तीन बातें। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन या परपीचुअल एग्जिस्टेंस। आपसे कहा जाए, एग्जामिनर अगर कहे कि भाईजान सेपरेट लीगल एंटिटी की, सेपरेट लीगल पर्सनालिटी की मुझे कॉन्सिक्वेंसेज बताओ, ठीक है ना, और एमसीक्यूज में आपको दे दे, तो सर ये तीनों बातें कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी बनेगी। सर कंपनी को मालूम नहीं होगा उसके उसके शेयर किसके बाद हैं। सर ये आगे आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा कब मालूम होगा, कब मालूम नहीं होगा। ठीक है ना? फिलहाल 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं, इस चीज को देख लो। यहां तक इस चीज को 2 मिनट दे रहा हूं, इस चीज को देख लो, तरीके से देख लो। सर अभी हम पढ़ेंगे भाईजान कंपनी की डेफिनेशन एज पर कंपनी लॉ। सर कंपनी लॉ ने कहा हर कंपनी देख 2017 ने कहा कि मेरे हिसाब से कंपनी की डेफिनेशन वो ये है कि हर कारोबार जो कि कंपनीज एक 2017 के हिसाब से
या किसी कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड है। किसी कंपनी लॉ के हिसाब से क्या होगा वो बताता हूं। कंपनी लॉ ने कहा कि हर वो कारोबार, हर बिजनेस, सारे बिजनेस जो कंपनीज एक 2017 के कानून के हिसाब से, कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने अपने आप को कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से रजिस्टर्ड करवाया है, वो सब कंपनी है सर। लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 तो अभी आया है, इसको तो 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं। लेकिन जो कंपनी एक 2017 से पहले लॉ था, जैसे कि कंपनी एक 2017 से पहले लॉ था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, जैसे कि कंपनीज एक 2017 से पहले लॉ था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, और 2016 से पहले लॉ था कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, और उससे पहले लॉ था कंपनीज एक्ट 1913, और उस सर इससे भी पहले कोई लॉ होगा तो सर तो वो कंपनीज नहीं होंगी? नहीं बेटा, वो भी कंपनीज होंगी। कह तो रहा है डेफिनेशन के अंदर कि कंपनी एक 2017 डिफाइंस अ कंपनी एज अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट मतलब इसने कहा डेफिनेशन के अंदर हर वो कारोबार जो इस एक्ट के हिसाब से बना हो। इस एक्ट के हिसाब से मतलब कंपनी एक्ट 2017 जो कि अभी चल रहा है मार्केट में, जो कि अभी पाकिस्तान में चल रहा है, अगर कोई कंपनी इसके हिसाब से बनी है तो वो तो कंपनी है ही है। और कंपनी लॉ या किसी पुराने कंपनी लॉ के हिसाब से बनी है, कंपनी लॉ के हिसाब से बनी है। अगर कंपनी लॉ को मैं कवर करूं इसके अंदर और द कंपनी लॉ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना? कंपनी एक 2017 डिफाइन कर रहा है कंपनी को, हर वो कारोबार जो कि कंपनी एक 2017 के हिसाब से बना है या कंपनी लॉ के हिसाब से बना है, ठीक है ना। 2017 जो अभी चल रहा है, और सर कंपनी लॉ के हिसाब से बना है, मतलब कंपनी लॉ कौन कौन से? पुराने कंपनी लॉ सर, जिसके अंदर कौन कौन से कवर होते हैं सर? द रिपील्ड कंपनी एक्ट 1913, कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, कंपनी ऑर्डिनेंस 2016 ऑल्सो इंक्लूड दिस एक्ट। अब सर बात कुल मिला के ये हुई, अगर मैं आपको समझा दूं, लेट सपोज अब आ जाए कंपनी एक्ट 2020, ले सपोज करो आ जाए, तो ये कंपनी लॉ के अंदर क्या होगा? कंपनी लॉ के अंदर इस तरीके से ये कंपनी एक्ट 2017 जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये नीचे जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। फिर डेफिनेशन क्या बन जाएगी? कंपनी वो है जो कि कंपनी एक्ट 2020 के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई, दिस एक्ट के हिसाब से जो भी चल रहा है इसके साथ रजिस्टर हुई, और कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर हुई। और फिर अगर कंपनी लॉ को मैं डबल क्लिक करूंगा तो फिर सर 5 जड़ी बूटियां खुलेंगी। 5 जड़ी बूटियां कौन सी खुलेंगी मेरे भाइयों? द रिपील कंपनी एक्ट 1913, द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनी ऑर्डिनेंस 2016, और सर कंपनी एक्ट 2017, ठीक है ना। तो ये जड़ी बूटियां खुल जाएंगी। अब सर अगर मैं और थोड़ा सा नीचे आऊं, कंपनी एक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, उम्मीद है, आसान सी डेफिनेशन है सर। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं बॉडी कॉर्पोरेट, मुझसे पूछो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, पूछो मुझसे, सारे चैट में लिख के भेजो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, पता तो चले। सारे बैठे भी हुए हैं या सो गए? ऐसे ऐसे पूछे सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या है। हाँ बस सही है, सही है। बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया। सारे 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 जी एनके बेटा क्या हुआ प्लीज सर, बिल्कुल बता रहा हूं मैं। अब छोड़ दो बस, अब तफरी हो गई। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब शरीफ हो जाओ बस। उंगली पकड़ाइए, पूरा हाथ ना पकड़े बस। अब सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? सर बॉडी कॉर्पोरेट, अब एक बात सुनो, इसको पढ़ने दे पहले। बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के दरमियान कोई फर्क नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी के दरमियान कोई फर्क नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट भी एक ही है और कंपनी भी एक ही है सर। बॉडी कॉर्पोरेट भी एक ही है, ठीक है, और सर कंपनी भी एक ही है। बता रहा हूं, सब बताऊंगा सर किस तरीके से एक है। सर बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में कोई फर्क नहीं है।
पर लॉ ने, जो कंपनी है वही बॉडी कॉर्पोरेट है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है वही कंपनी है। पर कंपनी एक 2017 ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अलग बताई है। कंपनी एक 2017 ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अलग बताई है, पर दोनों में कोई फर्क नहीं है। सर अगर मैं आपसे पूछूं, सर मैं आपसे पूछूं बॉडी कॉर्पोरेट की क्या डेफिनेशन है, तो सर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन है, सर बॉडी कॉर्पोरेट बोलो और कॉर्पोरेशन सोल बोलो, ठीक है, जिसके अंदर आता है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। सर अब देखो, अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, मैंने क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में कोई फर्क नहीं। ये जो डेफिनेशन आ रही है पहली बुलेट के अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट वो चीज है जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। ऊपर जाके देखो ये भी डेफिनेशन वही है, कंपनी एक डिफाइन अ कंपनी, कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और कंपनी लॉ। तो सर मैंने सही कहा ना, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन की सबसे पहली बात यही है कि हर वो कंपनी जो कंपनी लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड है या कंपनी एक के साथ रजिस्टर है उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। सर हर वो कंपनी, सर कुछ कंपनी ऐसी भी तो होंगी, देखो अब बॉडी कॉर्पोरेट को अलग क्यों डिफाइन किया गया, बॉडी कॉर्पोरेट का ना स्कोप बहुत बड़ा है, कंपनी की जो डेफिनेशन है उसका स्कोप छोटा है। कंपनी की डेफिनेशन में फर्क बता रहा हूं, फर्क आप लोगों ने पूछा ना सर दोनों को अलग क्यों डिफाइन किया गया, अब फर्क सुनो। सर कंपनी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर वो कंपनीज कवर की गई जो कि पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हुई, जो कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुई, रजिस्टर्ड हुई। जैसे कि सर पाकिस्तान में 1913 कानून आया था कंपनीज एक्ट, पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 आया, पाकिस्तान में 2016 ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद सर कंपनी 2017 आया। तो ये सारे कब कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो हर वो कंपनी जो पाकिस्तान में इस कानून के हिसाब से रजिस्टर हुई वो कंपनी है। लेकिन कुछ कंपनीज बेटा ऐसी भी तो होंगी जो कि पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई और सर पाकिस्तान में आ गई, पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर्ड हुई, तो उनको हम क्या कहेंगे, क्या उनको हम कंपनी नहीं कहेंगे, सर उनको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनी, पाकिस्तान से बाहर बनी होगी तो कौन से लॉ के हिसाब से बनी होगी, सर उस रिलेवेंट लॉ के हिसाब से बनी होगी। कौन से रिलेवेंट लॉ के हिसाब से, जैसे कि अमेरिका में कंपनी बनी तो सर अमेरिका के लॉ के हिसाब से बनी होगी, जैसे यूके के अंदर कंपनी बनी तो यूके के लॉ के हिसाब से बनी। लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या हुई, सर पाकिस्तान के लिए वो बॉडी कॉर्पोरेट हुई, पाकिस्तान के लिए वो क्या हुई सर, बॉडी कॉर्पोरेट। बात समझ में आई सर। अब सर आगे बढ़ते हैं। सर अ बॉडी कॉर्पोरेट अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, सर एक वो बिजनेस जो कि पाकिस्तान से, जो कि सर पाकिस्तान से बाहर बना हो, जो कि सर पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ हो, तो सर उसको क्या बोला जाएगा। सर दे रहा हूं इसका एग्जांपल, रुक जाएं बात कंप्लीट होने दें। कंपनी जो कारोबार जो कंपनी पाकिस्तान से बाहर बनी हो, सर इनकॉर्पोरेट मतलब बनना, इनको कंपनी के बनने को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड जो पाकिस्तान से बाहर बनी हो सर उसको बोला जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट। सर उसके बाद तीसरी बात में अगर मैं आ जाऊं, पहली दो बातें क्लियर हो गई, साथ साथ याद करके जाएं, साथ साथ याद करो बेटा। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन सोल इंक्लूड्स, मेरे साथ साथ बोलो, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन सोल के अंदर क्या क्या आता है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, a company incorporated outside Pakistan, a company incorporated under this act or company law, a company incorporated under this act or company law। सर अब तीसरी बात में आ जाओ, a body corporate declared as body corporate in the relevant statute। सर एक लॉ की तरफ से, जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने बोल दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने किसी भी कारोबार को बोल दिया यार ये ना कंपनी है, यार ये ना कंपनी है, पर एक कारोबार ऐसा था, एक कारोबार ऐसा था जिसको कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। एक लेट सपोज आपने और मैंने क्या किया, एक कारोबार सेटल किया एबी बिजनेस के नाम से, फिलहाल एबी बिजनेस नाम है, ठीक है, लेट सपोज, ध्यान से सुनना, एबी बिजनेस के नाम से हमने उसको क्या किया, सेटल किया। अब सर फिलहाल कंपनी नहीं बना, हो ध्यान से सुनना, ना ही बॉडी कॉर्पोरेट बना है, एबी बिजनेस के नाम से हमने कारोबार शुरू किया। अब सर हुआ क्या,
हमने जो कारोबार उसको शुरू किया है, तो कंपनी क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने कंपनी में उसको रजिस्टर नहीं किया। अब सर हुआ क्या, कंपनी में रजिस्टर नहीं किया मतलब कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट के साथ हो गई डीलिंग और वो कारोबार बन गया सेमी गवर्नमेंट। उसमें ना गवर्नमेंट ने शेयर्स ले लिए, गवर्नमेंट ने कहा यार इसको ना कंपनी बना लो, इसको कंपनी बना लो, इसको ना मैं कंपनी कह देती हूँ, आज से ना ये कंपनी है और मैं ना इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ये गवर्नमेंट ने क्यों किया? गवर्नमेंट ने इस वजह से किया क्योंकि हमने उसके गवर्नमेंट के साथ डीलिंग की, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, हमने गवर्नमेंट के साथ डीलिंग की, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, तो गवर्नमेंट किसे इन्वेस्टमेंट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो पहली बात तो शेयर तो तब लिए जाएंगे ना जब मेरे कारोबार को कंपनी बनाया जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन मेरा कारोबार तो रजिस्टर्ड है नहीं कंपनी में, तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार आज से ना तुम्हारा कारोबार गवर्नमेंट है और आज से तुम्हारा कारोबार ना कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट है। तो सर जिसको जिसको लॉ ने, जिस कारोबार को लॉ ने कंपनी कह दिया, तो सर वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा, वो बॉडी कॉर्पोरेट हो जाएगा। पर उसके अंदर दो चीजें नहीं आएंगी, कौन सी चीजें नहीं आएंगी सर? कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, एक सोसाइटी है जैसे मेमन हाउसिंग सोसाइटी, सर मेमन हाउसिंग सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड किया गया हो। जैसे आपका कंपनीज एक्ट है ना, वैसे ही सर बैंकिंग ऑर्डिनेंस एक्ट है, वैसे ही कंपनीज एक्ट है। तो इसी वजह से अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में अगर रजिस्टर्ड है, उसको भले गवर्नमेंट बोल दे कि ये कंपनी है, लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेगी, वो कभी भी कंपनी नहीं बन सकती क्योंकि वो किसी और लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कौन से लॉ में रजिस्टर्ड है सर? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में। तो इस बात के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर नहीं होती सर। उसके बाद एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग विद द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दिस बिहाफ। सर किसी कारोबार को कोई कारोबार है जो कि सर कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई कारोबार है जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, पर सर फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि यार 6 महीने के लिए ये कंपनी है, 6 महीने के लिए कंपनी है, तो सर वो कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बनेगा। सर नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज के बाद सर इस बात को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है सर? अब क्या बात थी यार, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन बता रहा था मैं कि हर वो कंपनी जिसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट कंपनी लगाना है, सर प्राइवेट कंपनी को लॉ ने डिफाइन किया कि जो कंपनी अपने नाम के पीछे प्राइवेट कंपनी लगाएगी वो प्राइवेट कंपनी है। जो कंपनी, प्राइवेट कंपनी के कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2। कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2। अब प्राइवेट कंपनी को कहा गया, प्राइवेट कंपनी को, हाँ बेटा मेरा मेरा जो इंटरनेट है ना आज उसको मस्तियां लगी हुई हैं, बार बार बंद हो रहा है, ठीक है ना? तो अब प्राइवेट कंपनी को कहा गया कि आ जाओ प्राइवेट कंपनी को जल्दी कवर करते हैं फिर इस क्लास को एंड करते हैं सर। अब प्राइवेट कंपनी, हर वो कंपनी जिसको लॉ ने कहा कि भाईजान लॉ ने कहा कि हर वो कंपनी जो अपने नाम के पीछे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी वो प्राइवेट कंपनी होगी। प्राइवेट कंपनी के कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 2 डायरेक्टर कम से कम सर। ज्यादा कितने हो सकते हैं सर? ज्यादा कितने भी हो, कम से कम उसको 2 बंदे चला रहे हो, तो उसको प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा सर। उसके बाद सर लॉ ने कहा देखो, एक इन्वेस्टमेंट जो जो मुल्क के लेवल पे, नेशनल लेवल पे की जाती है ना, तो सर उसमें पूरे मुल्क को फायदा हो रहा होता है। तो लॉ जो है ना वो प्रेफर करता है कि हर बंदा पब्लिक कंपनी खोले, प्राइवेट कंपनी ना खोले। लेकिन कुछ लोग जो है ना प्राइवेट कंपनी खोलते हैं और वो जो इन्वेस्टमेंट होती है ना वो उन चंद लोगों पे रह जाती है, ठीक है ना? तो लॉ ने कहा अगर तुम प्राइवेट कंपनी खोलते हो तो ना मैं ना तुम लोगों पे 3 पाबंदियां लगाऊंगा, 3 पाबंदियां लगाऊंगा। तो सर लॉ ने ना 3 पाबंदियां लगाई प्राइवेट कंपनी के ऊपर। कौन सी सर? एक तो आप ना अपना शेयर एक दफा ले लिया तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन ऑन रिस्ट्रिक्शन ऑन
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सर आप प्राइवेट कंपनी का बंदा, अगर लेट सपोज सर मल्टीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड है, अगर मैंने उसका शेयर ले लिया, मल्टीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड का शेयर ले लिया, मैंने किससे लिया होगा? मल्टीफॉर्म से डायरेक्ट लिया होगा। सर अब क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? मैंने पढ़ाया था ना ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मैं क्या किसी और को सेल कर सकता हूं? मैं किसी और को गिफ्ट कर सकता हूं? नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। सर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैंने प्राइवेट कंपनी का शेयर लिया हुआ है। ये क्यों लॉ ने रखा, ये क्यों रिस्ट्रिक्शन लॉ ने रखी? जैसे कि मैं प्राइवेट कंपनी का शेयर ना परचेज करूं, मैं किसका शेयर परचेज करूं? मैं पब्लिक कंपनी का शेयर परचेज करूं। लॉ ने ये जब भी इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाई। लेकिन जो लोग प्राइवेट कंपनी खोलते हैं तो सर वो ओपन करते हैं, वो अपने आप तक ही रखते हैं, ठीक है ना? वो घर की कंपनी बन जाती है, वो दोस्तों की कंपनी बन जाती है, ठीक है ना? तो वो क्यों सेल करेंगे? वो आपस की इन्वेस्टमेंट होती है। उसके साथ साथ सर, उसके साथ साथ सर बिल्कुल रीसेल नहीं कर सकते। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, इसके ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शन है। दूसरी रिस्ट्रिक्शन क्या है सर? दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है, इसके जो ये जो कंपनी होगी, कभी भी ये जो कंपनी होगी प्राइवेट कंपनी, कभी भी पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती आ जाओ मेरी सिक्योरिटीज खरीदो। सिक्योरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, फिलहाल आप शेयर समझो। ये कभी भी पब्लिक को, कौन सी पब्लिक को? जनरल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को खुला खुला अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि आ जाओ मेरे शेयर्स खरीदो, आ जाओ मेरे शेयर्स या सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, फिलहाल आप शेयर समझें। फिलहाल आप शेयर, आपको सिर्फ शेयर पढ़ाया है तो फिलहाल आप शेयर समझें। सर सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आता है वो आगे बताऊंगा जैसे जैसे चीजें आएंगी। सर इस जनरल पब्लिक का क्या मकसद? जैसे कि मल्टीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड को शेयर इशू करना है, अपने शेयर्स इसके अंदर किसको ट्रांसफर नहीं कर सकते? पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पर आप जिस कंपनी, जो कंपनी इश्यू कर रही है, आप उससे तो जाके खरीद सकते हैं ना, आप उससे तो जाके खरीद सकते हैं ना। अब लॉ ने कहा एक दफा अगर मैंने शेयर ले लिया ना, एक दफा मैंने डायरेक्ट कंपनी से शेयर ले लिया ना, तो मैं किसी और कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब लॉ ने कहा कि भाईजान, लॉ देखो, लॉ ने कहा कि अगर कंपनी को, मल्टीफॉर्म को शेयर इशू करना है तो वो अखबार में, न्यूज़पेपर में अनाउंस नहीं कर सकती कि मैं शेयर इशू करना चाहती हूँ, आ जाओ मेरा ले लो। वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अनाउंस नहीं कर सकती मैं शेयर इशू करना चाह रही हूँ, आ जाओ मेरा ले लो। वो फेसबुक पे अनाउंस नहीं कर सकती सर, वो किसी बैंक के थ्रू अनाउंस नहीं कर सकती, वो जनरल पब्लिक को अनाउंस नहीं कर सकती आ जाओ मेरा शेयर ले लो। सर फिर वो कैसे शेयर इशू करेगी अपना? अगर जनरल पब्लिक को नहीं कहेगी, अनाउंस नहीं करेगी, अखबार में नहीं देगी, तो लोगों को कैसे पता लगेगा? सर वो फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स करे। फ्रेंड्स टू फ्रेंड मतलब किस तरीके से? किसी फ्रेंड को मैसेज कर दिया मैं शेयर इशू करना चाहती हूँ, आ जाओ ले लो मेरा, ठीक है ना? सर किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं, वहां पे डायरेक्टर्स ने किसी और को बोल दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जनरल पब्लिक में अनाउंसमेंट नहीं कर सकते कि आ जाओ मेरा शेयर ले लो। सर ये लॉ ने इन पे तीसरी पाबंदी लगाई, दूसरी पाबंदी लगाई। पहली पाबंदी, अगर किसी बंदे ने शेयर ले लिया वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। दूसरी पाबंदी, कंपनी के ऊपर तुम जनरल पब्लिक को खुला खुला नहीं बोल सकते आ जाओ मेरा शेयर ले लो। तीसरी पाबंदी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, मैक्सिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर तुम्हारे 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तुम्हारे मोर देन, मतलब लेस देन 50 होने चाहिए। तुम्हारे मेंबर जो होंगे, मेंबर बंदे बंदे शेयर होल्डर्स 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के कभी भी मेंबर, कभी भी शेयर होल्डर लेके बंदा शेयर लेके बंदा क्या बनता है? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन होता है? मेंबर। तो मैक्सिमम 50 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 50 मेंबर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेट सपोज सर, लेट सपोज सर लेट सपोज सर एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि
एक कंपनी है, मल्टीफॉर्म भी करते हैं, मल्टीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, मल्टीफॉर्म प्राइवेट लिमिटेड, सही है सर। इसके 50 मेंबर कैसे, लेट सपोज इसने सर शेयर इशू किए कोई 10,000 शेयर इशू किए, तो सर अब ये जो लोग खरीदेंगे ना, तो वो लोग जो होंगे ना, टोटल लोग वो 50 से ज्यादा ना हो। एक कंपनी भी टोटल लीगल पर्सन, टोटल लीगल पर्सन बोलो, टोटल लीगल पर्सन, टोटल लीगल पर्सन 50 से ज्यादा ना हो, 50 से ज्यादा ना हो, 50 भले हो, मैंने क्या लिखा है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, 50 से ज्यादा ना हो। 10,000 शेयर लोग जो खरीदेंगे, लीगल पर्सन जो खरीदेंगे, वो लीगल पर्सन 50 से ज्यादा ना हो। मतलब टोटल 50 लोग मिलके ये 10,000 शेयर खरीद सकते हैं। अब सर 10 बंदे मिलके 1,000 खरीद लें, 20 बंदे मिलके सर 500 खरीद लें, सर 30 बंदे मिलके कोई 300-400 शेयर खरीद लें, 40 बंदे मिलके खरीद लें। तो सर इस तरीके से बात समझ में आ रही है ना दोस्तों। प्राइवेट कंपनी पे डेफिनेशन बता रहा हूं, प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड टू इंक्लूड वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इनटू इट्स नेम। प्राइवेट कंपनी के पास कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। सर प्राइवेट कंपनी के पास 3 राइट्स नहीं है, प्राइवेट कंपनी के राइट्स में 3 चीजें रोकी गई हैं, 3 पाबंदियां हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एक बंदे ने प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीद लिया तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। प्राइवेट कंपनी कभी भी जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती, ऑफर नहीं कर सकती। ये ऑफर करना है ना, आओ मेरे शेयर्स खरीदो, आओ मेरे शेयर्स खरीदो, सब्सक्राइब करो। सर दूसरी बात, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कभी भी 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। जिन कंपनी में ये 3 बातें नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी होगी, वो पब्लिक कंपनी होगी। सर आ जाओ, एक दूसरी चीज बता दूं, सर एक दूसरी चीज बता दूं, हाँ बेटा सेफ दे रहा हूं क्वेश्चन का जवाब। सर पब्लिक कंपनी के 2 टाइप्स हैं, रुक जाओ, पब्लिक कंपनी के 2 टाइप्स हैं। सर कौन से, सर कौन से, सर पब्लिक कंपनी के 2 टाइप्स ये हैं, एक तो पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनी हो, सर लिस्टेड होगी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी होगी, एक अनलिस्टेड होगी। सर जो लिस्टेड कंपनी होती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर आती है, जो अनलिस्टेड कंपनी होती है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर नहीं आती, नहीं आती। सर ये क्या बात कर दी आपने, सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो नजर आती है, सर क्या ये अनलिस्टेड लिस्टेड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, खुद को वहां पे नजर करवा दे। सर किस तरीके से, सर जिस कंपनी के शेयर्स, जिस कंपनी के शेयर्स, जिस कंपनी के शेयर्स, सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज कहां पे नजर आ रहे हो, कहां पे खरीदो फरोख्त किए जाएं, जिस कंपनी के सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग, जिस कंपनी के सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग कहां पे हो रही हो, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग वर्ड बोल रहा हूं मैं ध्यान से, ट्रेडिंग मतलब परचेज एंड सेल, परचेज एंड सेल, डीलिंग, शेयर्स की डीलिंग, जिस कंपनी के शेयर्स की डीलिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हो रही हो वो सर लिस्टेड कंपनी होती है, उसका शेयर फिर यहां नजर आता है। जिस कंपनी, जिस पब्लिक कंपनी की, जिस पब्लिक कंपनी की डीलिंग खरीदो फरोख्त मार्केट में, परचेज और सेल शेयर्स सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा हो उसको लिस्टेड बोला जाता है। जो कंपनी, जिस पब्लिक कंपनी के शेयर्स सर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खरीदो फरोख्त ना हो रहे हो उसको अनलिस्टेड बोला जाता है। आसान अल्फाज में जिसका शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रहा है वो लिस्टेड है, जिसका शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर नहीं आ रहा वो अनलिस्टेड है। सर एग्जांपल दे दें, सर सर बायको पाकिस्तान का शेयर, बायको पाकिस्तान का शेयर सर कहां पे स्टॉक एक्सचेंज में नजर आता है तो लिस्टेड है। सर शेल पाकिस्तान, सर इसका शेयर नजर आता है तो लिस्टेड है। सर उसके अलावा और कोई एग्जांपल दे दें, सर अगर अनलिस्टेड का एग्जांपल दे दें, सर हेस्को, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, सेपको, सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, सर लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी,
सर ये पब्लिक कंपनीज तो हैं पर अनलिस्टेड हैं, क्योंकि इनके शेयर्स वहां ट्रेडेड नहीं होते, खरीदो फर्क नहीं होती। आ जाओ मेरे दर्शनों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हैंड आउट पे आ जाओ, वहां से पढ़ लूं, फिर आपके क्वेश्चन सुनूं, आपको जवाब दूं। सर ये 50 लिमिट की एग्जांपल नहीं दी है मैंने, ये लॉ की बात है। नहीं सर, शेयर इशू कर सकती है सर, शेयर्स जितने चाहे इशू कर सकती है प्राइवेट कंपनी, लेकिन जो लोग होंगे ना वो खरीदेंगे अपने ही। जो लोग होंगे ना अपने ही खरीदेंगे, 50 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। सर बाइको के साथ कब है प्राइवेट? बाइको पाकिस्तान लिमिटेड कंपनी है, बाइको पाकिस्तान प्राइवेट कंपनी नहीं है भाईजान। क्या हो गया? ये सेफ, इसका आगे जवाब दूंगा। बता रहा हूँ, यहाँ यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, सारे सारे मेरे हैंड आउट पे आ जाओ, सारे मेरे हैंड आउट पे आ जाओ, सब चीजें छोड़ दो। सर ये लिमिटेड क्यों यूज करते हैं अलीना बेटा, इसका बाद में जवाब देता हूँ, बाद में। ये कल की बात हो गई, कल की बात हो गई। सर शेयर भले 1 लाख हो, मैंने एग्जांपल भी तो 10,000 की दी ना, 10,000 शेयर 50 से ऊपर नहीं है क्या? वर्ड्स को समझने की कोशिश करो बेटा। अगर कंपनी 1 मिलियन 10 लाख शेयर इशू करती है, कंपनी 20 लाख, 2 मिलियन, सर कंपनी कोई 2.5 बिलियन शेयर इशू करती है तो कर सकती है। लेकिन जो खरीदने वाले होंगे ना, खरीदने वाले, वो 50 से ज्यादा नहीं होंगे। खरीदने वाले 50 से ज्यादा नहीं होंगे। फिर अगर कंपनी जिंदगी में दोबारा शेयर इशू करती है तो उन्हीं 50 के अंदर करेगी, किसी और को नहीं करेगी, क्योंकि वो जो 50 होंगे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ सर, अब मेरे हैंड आउट पे आ जाओ, मेरे हैंड आउट पे आ जाओ। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहां से पढ़ते हैं सर? प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी, एसएमसी को फिलहाल छोड़ दो, बाद में पढ़ाऊंगा। प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी, ठीक है। आ जाओ पढ़ते हैं सर। प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड टू एटलीस्ट 2 मेंबर। सर इसके कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 2 मेंबर होने चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद सर इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स। सर उसका बंदा कभी भी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर उसका बंदा कभी भी शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। सर सर लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50। लिमिट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इट्स मेंबर। सर उसके मेंबर 50 से ज्यादा नहीं होंगे, नॉट इंक्लूडिंग द पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द। इसको बात को छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। सर prohibits any invitation to public to subscribe for the share if any or debenture of the company। आप जनरल पब्लिक को खुला खुला नहीं बोल सकते आ जाओ मेरे शेयर्स खरीदो। डिपेंचर को फिलहाल छोड़ दो, आगे पढ़ाऊंगा, आगे शेयर्स के लिए नहीं बोल सकते आ जाओ मेरा खरीदो। ठीक है, सारी बातें क्लियर करवाऊंगा, कोई भी एक वर्ड ऐसा नहीं होगा जो क्लियर नहीं करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, पर वक्त आने दो, वक्त आने दो। ठीक है ना? अब प्राइवेट कंपनी यूज टू वर्ड, यूज रिक्वायर्ड टू यूज वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इज द लास्ट वर्ड्स ऑफ नेम, जैसे पता चल सके ये प्राइवेट कंपनी है और उस पर ये रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, इट कैन बी 2 फॉर्म्स। ठीक है ना? पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सिक्योरिटीज ऑफ विच सच कंपनी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बात क्लियर है सर? अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं।